जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल 2 ऐप पे। मैं असिस्टेंट लोको पायलट सौरभ भारती आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूँ इस चैनल पे। जैसा कि आप लोग थंबनेल और स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा आप लोग का कि, और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि कौन सा सब्जेक्ट मैं शुरू करने वाला हूँ। तो आज से हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस करेंगे RS खुरमी का, ठीक, जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको जो है थोड़ी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई वीडियो कोई भी सब्जेक्ट का, तो वो पहले से आप लोग एक बार क्या कीजिए, रिवीजन करके आइए, ताकि यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से आपको समझ में आए और जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। ठीक, तो आज हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज से यहाँ से शुरू करेंगे, जो कि सभी एग्ज़ाम जैसे कि आपका RRB JEE SSC JEE DRDO सेल भेल मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज सभी चीज़ में जो है आपको हेल्प करेगी। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से इसका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिफिनिट एरिया और अ स्पेस वेयर सम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इज नोन एज। बोल रहा है कि कोई एक डेफिनेट एरिया है, जैसे मान लेते हैं कोई एक डेफिनेट एरिया ले लेते हैं हम, जो हैचिंग लाइन से दर्शाए हैं, कोई एक डेफिनेट एरिया है, इसमें जो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है हम लोग का टेक्स प्लेस हो रहा है, मतलब कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम लोग का यहाँ पे लग रहा है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्त थर्मोडायनेमिक सिस्टम। क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। मैं यहीं पे और बता दूँ मैं कि ये जो चीज़ है, ये अंदर वाली चीज़ तो हम लोग जान गए, अंदर वाला क्या कहेंगे हम लोग, सिस्टम कहेंगे, थर्मोडायनेमिक सिस्टम या फिर सिस्टम बोल लीजिए। ठीक, और जो इससे घिरा हुआ है, ठीक, जहाँ तक ये सिस्टम का लिमिटेशन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। ठीक, और एक चीज, इसका जो सिस्टम और बाउंड्री हो गया, बाकी जो ये बाहर वाली चीजें हो गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। ठीक, और जो ये तीनों चीजों को मिला करके जो है हम लोग का क्या, बाउंड्री, सिस्टम और सराउंडिंग, तीनों चीज को मिला करके हम लोग क्या बनता है, यूनिवर्स बनता है। ठीक, तो ये चीज होती है, जब जहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेक्स प्लेस हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सिस्टम कह लेते हैं सिंपली। और जहाँ तक कि इसका लिमिटेशन है, जो भी सिस्टम का, जो भी इससे घिरा हुआ, उसको हम लोग कहते हैं बाउंड्री। और जो बाउंड्री के जो बाहर जो भी बच गई चीज़ है, उसको हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। और जो तीनों चीज़ों को मिलकर के बनी है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो यूनिवर्स कहते हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, अ क्लोज सिस्टम इज वन in which heat and work crosses the boundary of the system but the mass of the working substance does not crosses the boundary of the system। देखिए यहाँ पे 3 सिस्टम होते हैं, 3 सिस्टम में बांटा गया, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। तो उसमें क्या चीज़ है, 2 चीज़ पूछती है, मास और एनर्जी के केस में, कि या तो मास टेक्स प्लेस ले रहा है या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, या तो दोनों चीज़ें हो रही है या दोनों नहीं हो रही है, या एक हो रहा है एक नहीं हो रहा है। तो उसका याद रखने का सिंपल तरीका है, मैं यहाँ पे एक टेबल के फॉर्म में आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखिए ओपन सिस्टम, यहाँ पे लिखिए क्लोज सिस्टम, और यहाँ पर लिखिए आइसोलेटेड। ठीक, कॉलम बना दीजिए, 2 कॉलम बनेगा। यहाँ पर लिखिए, एक तो लिखिए मास ट्रांसफर, और यहाँ लिख लीजिए एनर्जी। अब देखिए ओपन सिस्टम में क्या होता है, ओपन सिस्टम में हम लोग का मास एज वेल एज एनर्जी दोनों ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या कीजिए, दोनों टिक लगाइए। क्या कीजिए, दोनों टिक लगाइए, क्योंकि ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी ट्रांसफर दोनों होता है। और क्लोज सिस्टम में अगर आएंगे, क्लोज सिस्टम में अगर बात करें, तो क्लोज सिस्टम में हम लोग का सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक, सिर्फ हम लोग का क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर नहीं होता है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, तो ना ही मास और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें जो है आप लोग को इतनी इजी तरीके से याद रह जाएगी, आप लोग भूलेंगे भी नहीं, कभी कंफ्यूजन भी नहीं हुआ एग्जाम में। ठीक, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखते हैं। क्लोज सिस्टम केस में पूछा है,
कि इज वन विच हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब अगर आए क्लोज सिस्टम के केस में, क्लोज सिस्टम है हम लोग का, क्लोज सिस्टम में क्या देगा, एनर्जी ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन मास नहीं हो रहा था। वही चीज पूछा है कि हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क क्या हम लोग का, एनर्जी है, हीट एंड वर्क क्या हम लोग का, एनर्जी है, एंड द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस डज नॉट क्रॉसेस, मास कहाँ क्रॉस कर रहा, नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा हम लोग का यस, है ना। ये एनर्जी हीट एंड वर्क के टर्म में दिया है। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, देखिए जो हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स दो शब्द से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हो गया आपका थर्मी और एक हो गया डायनेमिक्स, ठीक। फर्दर जो है थर्मी क्या, थर्मी मतलब थर्मल है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनर्जी, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी। और एनर्जी और कुछ नहीं है हम लोग का, एनर्जी और को कुछ नहीं हम लोग का, क्या है, हीट और वर्क है, क्या है, हीट और वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग वही चीज़ का स्टडी करते हैं कि हम लोग कैसे जो हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वर्क कैसे जो हम लोग का हीट में कन्वर्ट हो रहा है, यही चीज़ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के केस में पढ़ते हैं। तो वही चीज़ जो मैं, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, है ना, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे एनर्जी केस लिया, हीट एंड वर्क यहाँ पे दिया है, ठीक, वही चीज़। चलिए नेक्स्ट, एन ओपन सिस्टम पूछा है। अब ओपन सिस्टम में केस में क्या था, हम लोग का हीट एंड वर्क जो है क्रॉस कर रहा था बाउंड्री को एज वेल एज मास, तो वो देख लेना किस में कर रहा था। देखते हैं, ए नंबर बोला हीट एंड वर्क क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द मास ऑफ द वर्किंग सिस्टम सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द सिस्टम, तो ये गलत है, ये तो क्लोज सिस्टम का केस हो गया। मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम बट द हीट एंड वर्क डज नॉट क्रॉसेस द सिस्टम, तो ये गलत हो गया। बोथ द हीट एंड वर्क एज वेल एज मास ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये करेक्ट है, ठीक। अगर इसका बात करें तो ये हम लोग का क्लोज सिस्टम का केस था, और ये हम लोग का क्या है, आइसोलेटेड का, दोनों इसमें क्रॉस नहीं कर रहा, तो क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया, ठीक। तो एक ही क्वेश्चन में आप लोग इस तरह से भी आप लोग इंडिविजुअली करके आप लोग जो है अपने क्लासिफाई कर सकते हैं। फोर्थ नंबर देखिए, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर द हीट एंड वर्क in an isolated system neither the heat and work nor the mass of the working substance crosses the boundary of the system। तो मैंने बताया है कि आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी जो है ट्रांसफर नहीं होता, ना ही एनर्जी और ना ही आपका मास, तो ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा, ट्रू है स्टेटमेंट है ये। इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, देखिए दो प्रॉपर्टी है हम लोग का थर्मोडायनेमिक्स के केस में, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो प्रॉपर्टी है, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों क्या होता है, इंटेंसिव क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। इंटेंसिव जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, ठीक, ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड नहीं करेगा, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, डिपेंडेंट ऑन मास, डिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगर मतलब एक शॉर्ट टर्म में अगर बोले तो, ठीक। और हमेशा दो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अगर ले ले, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो हमेशा क्या देगा हम लोग का, ये हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी देगा। ये हमेशा क्या देगा हम लोग का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग मास और वॉल्यूम, अगर बात कर ले तो मास और वॉल्यूम क्या है, डिपेंडेंट ऑफ मास है, तो ये क्या हो जाता है, मास और वॉल्यूम हम लोग का जो है, मास वॉल्यूम ये हम लोग का हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास और वॉल्यूम क्या हो गया हम लोग का, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर बात कर ले डेंसिटी का केस में, डेंसिटी के केस में देखिए, अगर बात कर ले डेंसिटी का केस है ना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, डेंसिटी इक्वल टू होता है हम लोग का मास अपॉन वॉल्यूम।
तो जैसे मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया जब भी रेशियो होगा दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसलिए जो डेंसिटी हम लोग किस में आता है, डेंसिटी हम लोग किस में आ जाता है, तो डेंसिटी हम लोग का जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा डेंसिटी। तो ये सब चीज ध्यान देने वाली बात है, ठीक। तब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा है इन एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बोल रहा है एक्सटेंसिव हीट इज ट्रांसफर्ड, एक्सटेंसिव वर्क इज डन, एक्सटेंसिव एनर्जी इज यूटिलाइज, या फिर डी नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या, जैसे कि मैंने बताया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, ये मतलब कि कोई वर्क या फिर ट्रांसफर या एनर्जी, ये हीट, ये सब चीजें नहीं, इसमें ये एक प्रॉपर्टी है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा हम लोग का नन ऑफ द एबव। डी नंबर जो है ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, नन ऑफ द एबव। बाकी इंटेंसिव एक्सटेंसिव का मैंने बता दिया, भूलने वाली बात नहीं है। इन आ रहा था मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक। हमेशा दो रेशियो जो भी होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का वो हम लोग क्या देगा, तो हम लोग का देगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक। ये ध्यान दें। 6 नंबर आइए, द थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज सेड टू बी एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी व्हिच वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम डैश टू द सिस्टम ऑफ देयर वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। देखिए इसमें जो आर.एस. खुरमी का बुक में जो है एक्सटेंसिव इंटेंसिव का कैसे दिया है डेफिनेशन, इसमें क्या दिया है, जैसे कि इसमें अगर ले ले, ये बात क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, इसमें क्या करा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल रहा है इंटेंसिव जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हुआ इंटायर सिस्टम का या तो इक्वल होगा या तो नहीं इक्वल होगा कोई भी इंडिविजुअल पार्ट, कोई भी इंडिविजुअल सिस्टम के लिए उसका वैल्यू जो है, ठीक। तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का बात करें तो इज नॉट इक्वल टू होता है, इज नॉट इक्वल टू, ठीक। मतलब जो इंटायर हम लोग का सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का जो इंटायर सिस्टम है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा उसका इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ पार्ट का, ठीक। तो इसका तो जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का बी हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी केस। अगर वही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का केस बोलता तो वो हमेशा इक्वल होता है, इंटायर सिस्टम जो इक्वल होता है सम ऑफ देयर वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक। ये ध्यान रखना आपको, ये आर.एस. खुरमी के बेसिस पे दिया है, ठीक। आइए 7 नंबर पूछा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोला द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच वैल्यू फॉर द इंटायर सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर वैल्यू फॉर द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो ये करेक्ट है, ठीक। 8 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर अब पता लगाने के लिए यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट गड़बड़ हो जाते हैं, ये जो आर.एस. खुरमी वाली डिफिनेशन बार बार देखते हैं कि इंटायर प्रॉपर्टी, यहाँ पर क्या देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको है ना, मास पर देखिए कौन डिपेंडेंट है कौन नहीं डिपेंडेंट है। यहाँ पूछा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का केस, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मैंने पहले बताया डिपेंडेंट ऑफ मास, डिपेंडेंट ऑफ मास, ठीक। अब देखिए अब अगर आए डेंसिटी के केस में तो ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि दोनों जो है हम लोग क्या है, दोनों हम लोग का है, हम लोग का ये क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसलिए रेशियो जो हो जाएगा ये इंटेंसिव का हो जाएगा, ठीक। तो ये तो कैंसिल आउट हो गई, उसको हटा दीजिए। प्रेशर आइए, प्रेशर क्या है, प्रेशर हम लोग का डिपेंडेंट ऑफ, प्रेशर जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है। ये हम लोग प्रेशर क्या है मास पे डिपेंड नहीं करा, तो ये तो खत्म हो गया। टेम्परेचर क्या मास पे डिपेंड करता है, तो नहीं। अब वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है मास पे डिपेंड करता है, इसलिए यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो हो जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है जो भी कोई भी ऑप्शन आएगा इस तरीके से आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो जो मैंने बताया इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको आप जो है अलग अलग करके आप लोग उसका ऑप्शन जो है टिक कर सकते हैं। 9 नंबर फिर पूछा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा सिस्टम का, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा, तो जैसा कि इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, तो वॉल्यूम तो मास पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, मास और दिया हुआ एनर्जी दिया हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ मास कौन है, सिर्फ टेम्परेचर है, कौन है, तो सिर्फ टेम्परेचर है यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है जिसके हिसाब से। तो 9 का हम लोग का जो हो जाएगा बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम इज ए डैश प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वैल्यू वॉल्यूम, देखिए दो बहुत सारे स्पेसिफिक वॉल्यूम आएगी अभी, स्पेसिफिक प्रेशर, स्पेसिफिक सभी जितने स्पेसिफिक हीट आती है ना,
तो जितने तरीके के जो भी मतलब स्पेसिफिक जितनी भी चीज में लगी रहेगी वो जो प्रॉपर्टी होता है हम लोग क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जितने भी चीजों में स्पेसिफिक लगा रहेगा वो आंख मूंद के आपको क्या कर देना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मार देना है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है। जैसे स्पेसिफिक हिट हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम है ना, स्पेसिफिक प्रेशर, सब जितना भी आएगा स्पेसिफिक केस में उसको हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी टिक करेंगे। अब पूछा है द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टेकन एज, तो ये बताने वाली बात नहीं है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस हम लोग का करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग का फ्लूइड मैकेनिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ, तो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इसमें डायरेक्ट क्या हम लोग जान रहे हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है हम लोग का। मैंने फ्लूइड में इसको बढ़िया तरीके से डायग्राम में करके बताया है इसको, है ना। आगे ज़्यादा जानना है तो उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज टेकन एज, है ना। स्टैंडर्ड वैल्यू पूछा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के केस में, तो अगर बात करें प्रेशर के केस में, है ना, तो 1.013 बार भी होता है। मरकरी के केस में 760 mm ऑफ Hg भी होता है। स्ट्रेस 1013 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है। इसका जो ऑप्शन है हम लोग का डी नंबर करेक्ट है। ये हम लोग का तीनों में से कोई भी हो सकता है सी लेवल के तौर पे अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखे तो, ठीक। वैल्यू ऑफ 1 बार इन एसआई यूनिट, है ना। प्रेशर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, प्रेशर इक्वल टू हम लोग जानते हैं फोर्स बाय एरिया। ये फोर्स कैसा है हम लोग का, ये फोर्स हम लोग का एक्सटर्नल फोर्स है, तो यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम लोग कहते हैं 1 बार, इसी को कहते हैं 1 बार। लेकिन यहाँ पूछा है इसी को कहते हैं बार, लेकिन 1 बार क्या होता है, 1 बार इक्वल टू होता है हम लोग का 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान देना, ठीक। इसे क्या कहते हैं, 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डी नंबर जो है करेक्ट है, 14 का डी। द वैल्यू ऑफ 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, है ना। 1 mm ऑफ मरकरी का वैल्यू पूछा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर केस में कितना होता है, तो आपको लोगों को याद रखना है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना होता है दोस्त, 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, 1 mm ऑफ Hg का। 60 नंबर देखिए, एक छोटा सा बहुत छोटा बहुत हल्का न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड ऑन अ वेसल ऑफ 25 बार। मतलब गेज प्रेशर गेज दिया हुआ, प्रेशर गेज दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो 25 बार दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.03 है शायद, 1.03 है, ठीक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम प्रेशर लिख देता हूँ, ये भी दिया हुआ हम लोग का 1.03 बार, कोई दिक्कत नहीं। एंड द वैल्यू ऑफ जी भी दिया हुआ 9.81, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दे चाहे नहीं दे इसको तो यही लेते हैं हम लोग। तो बोल रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा। अभी हम लोगों ने एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला देखा था, अभी हम लोगों ने जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला देखा था क्या, कि एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू होता है हम लोग का गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताइए इसमें कुछ करना था क्या, सिर्फ जोड़ ही दीजिए 25 + 1.03। अब इसमें भी अगर जोड़ना ना आए डेसिमल तो मैं कुछ नहीं कर सका, 26.03 बार, ठीक। इसमें कुछ करना ही नहीं था, ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। सी नंबर जो है करेक्ट होगा, 16 का सी नंबर जो है करेक्ट। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस that is 273 Kelvin and 760 mm of Hg pressure is termed as dash temperature and pressure। बोला कंडीशन जो है टेम्परेचर और प्रेशर का 0 डिग्री सेल्सियस पर और 760 mm ऑफ मरकरी पे जो प्रेशर है उसको हम लोग नॉर्मल प्रेशर या फिर स्टैंडर्ड प्रेशर कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल प्रेशर। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, आप बताइए एनर्जी जो है एसआई यूनिट का एनर्जी जो मैंने पिछले जो खत्म हुआ था मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स उसमें भी मैंने बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में एनर्जी क्या हो जाएगा तो जूल हो जाएगा, ठीक।
द एनर्जी ऑफ SI यूनिट इज किलोवाट, द यूनिट ऑफ पावर पूछा है इज किलोवाट, पावर का मैंने बताया था, वाट बताया था, यहाँ किलोवाट दिया, कोई दिक्कत नहीं, किलोवाट को वाट में कन्वर्ट किया जा सकता है 19 का। 1 किलोवाट इज इक्वल टू हम लोग क्या होता है लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ वाट, और वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको 1000 ही लिख लीजिए डायरेक्ट। वाट को हम लोग क्या कहते हैं न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है करेक्ट हो जाएगा, 20 का सी नंबर। 1 जूल इज इक्वल टू, है ना, 1 जूल इज इक्वल टू कितना न्यूटन मीटर बोला या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो जूल किसका हम लोग का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, जूल हम लोग का एनर्जी का यूनिट है, या फिर वर्क का भी यूनिट बोल सकते हैं, है ना। तो वर्क इक्वल टू मैंने क्या बताया था आप लोगों को इंजीनियरिंग में, तो एफ कॉस थीटा, तो एफ जो है न्यूटन, एस जो है डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। 21 का ए नंबर हम लोग का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.187 याद रखना, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1.487। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द थर्मल कैपेसिटी एंड द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम। तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है, कोई भी अगर थर्मल कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट का सब्सटेंस का कोई अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो हम लोग क्या होता है सेम होता है, ये एग्री। 24 द हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दिस स्टेटमेंट वाज इस्टेब्लिश्ड बाय, है ना। हीट और मैकेनिकल एनर्जी जो बोलता है क्या एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, तो ये जो पूछा गया है यहाँ पे कि ये जो स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट किन्होंने दिया था, तो ये स्टेटमेंट जूल का था, किसका था, जूल का। हीट और मैकेनिकल एनर्जी जो है एक दूसरे में म्यूचुअली कन्वर्टेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 25 नंबर देखिए, बोल रहा है द हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फेनोमेना, करेक्ट। द हीट एंड वर्क रिप्रेजेंट द एनर्जी क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये भी करेक्ट है। और द हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन, करेक्ट है। हीट एंड वर्क जो है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं दोस्त, याद रखिएगा, और ना ही ये पॉइंट फंक्शन है, ये है पाथ फंक्शन, ठीक। तो ये तीनों हम लोग का करेक्ट है, ये हम लोग का ऑल ऑफ दी, ये ध्यान रखना, हीट एंड वर्क आर नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। 26 number, when the bodies are in thermal equilibrium with a third body, they are also in thermal equilibrium with each other, this statement is called। बोल रहा है दो बॉडी ए और बी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में विथ अ थर्ड बॉडी सी, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि दे आर ऑल्सो विथ अ थर्ड बॉडी, देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, तो ये भी जो है क्या हो जाएगा, इनसे जो है इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, मतलब तीनों का टेम्परेचर जो है हम लोग का बराबर हो जाएगा। तो ये हम लोग कौन सा लॉ है, ये हम लोग का 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कौन सा लॉ है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। 27 में बोल रहा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विथ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डील करेगा वो किससे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है हम लोग का, वही हम लोग का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना, फर्स्ट जैसा कि मैंने बताया क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है, तो क्या होगा, जितना भी टोटल एनर्जी क्या होगा वो हम लोग कांस्टेंट रहने वाला है। तो देख लीजिए कौन सा हम लोग का इसमें ऑप्शन सही है, तो बी नंबर देखिए लिखा हुआ है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है, तो हम लोग का टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है हम लोग क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। 29 एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed but it can be transformed from one form to energy to another form। बोल रहा है एनर्जी को ना ही तो हम लोग बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग का स्टेटमेंट है। 30 नंबर क्या हो रहा है, केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विद। तो केल्विन प्लैंक्स लॉ पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होता है। केल्विन लॉ का स्टेटमेंट क्या बोले थे कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट इंजन हुज सोल पर्पज इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। तो हीट एनर्जी इनटू वर्क, तो इसमें देख लीजिए कौन सा जो है कन्वर्सन है हीट इनटू वर्क, तो ये सी नंबर 30 का सी नंबर हम लोग करेक्ट है। केल्विन प्लैंक्स लॉ डील्स विद, ये सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन में आता है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के केस पे। द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो हीट एंड वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल हम लोग किससे, सेकंड लॉ से। द मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नोन एज द टेम्परेचर बेस्ड। अब देखिए यहाँ पर पूछा मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मेजरमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो बेस्ड था, है ना,
वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिससे हम लोग जो है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर बनाने का हम लोग प्रोसीजर जो है हम लोग का इसी से होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। A machine which violates the first law of thermodynamics is known as perpetual motion machine of the second kind। ये देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पे बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत। PMM1 PMM2, ठीक, कौन सा लॉ वायलेट करता है, कौन सा लॉ वायलेट नहीं करता, कौन सा लॉ फॉलो करता है, इसमें बहुत दिक्कत होता है। ये देखिए मैं इसको एकदम बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि PMM1 मतलब परपेचुअल मोशन ऑफ मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड और परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक, कौन लॉ फॉलो करेगा, कौन लॉ वायलेट करेगा। जैसे देखिए याद करने का तरीका, PMM1 है तो क्या करेगा, 1 को वायलेट करेगा, 2 को फॉलो करेगा, ठीक, फॉलो सेकेंड लॉ, है ना, फॉलो सेकेंड लॉ बट वायलेट्स फर्स्ट लॉ, बट वायलेट्स फर्स्ट लॉ, ठीक, मतलब जस्ट उल्टा उसका। अगर PMM1 है तो क्या करेगा, सेकेंड लॉ को फॉलो करेगा और फर्स्ट लॉ को वायलेट करेगा, ठीक। वही बात अगर हो गया PMM2 का, तो ये फॉलो करेगा फर्स्ट लॉ, फॉलो करेगा हम लोग का फर्स्ट लॉ और वायलेट करेगा सेकेंड लॉ, ठीक, फॉलो फर्स्ट लॉ और वायलेट्स सेकेंड लॉ, वायलेट सेकेंड लॉ, ठीक। तो जो PMM2 है ये हम लोग केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट से निकल करके आता है, केल्विन प्लैंक जो दिए थे, केल्विन प्लैंक, ठीक, उससे निकल करके आता है। तो इसमें क्या पूछा है, मशीन विच वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो मशीन वायलेट कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये जो है हम लोग का PMM2 इज नोन एज परपेचुअल मोशन ऑफ सेकेंड काइंड। अब देख रहे हैं कि फर्स्ट लॉ जो वायलेट कर रहा है उसको हम लोग कहते हैं PMM1, लेकिन यहाँ पे सेकंड काइंड बोल रहा था, ये क्या जाएगा उत्तर हम लोग का, इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा उत्तर दोस्त, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इतने सिंपल तरीके से आप याद रख सकते, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि PMM1 जब भी 1 बोलेगा तो ध्यान रखना है 1 जो है वायलेट करेगा और सेकंड को फॉलो करेगा। PMM2 है तो 2 को जो है वायलेट करेगा और फर्स्ट को फॉलो करेगा। ऐ नहीं बोल रहा परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द फर्स्ट काइंड इज, फर्स्ट काइंड इज क्या मैंने बताया था, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के केस में अब बोल रहा है PMM1, PMM1 जो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है ना, कर रहा है, ये वायलेट कर रहा है। PMM1 क्या कहता कि फर्स्ट लॉ सॉरी करेगा, सेकेंड लॉ फॉलो कर रहा था और हम लोग का फर्स्ट लॉ क्या कर रहा था, वायलेट कर रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। फर्स्ट लॉ के अंतर्गत जो है हम लोग का PMM1 क्या हो जाएगा, हम लोग का इम्पॉसिबल हो जाएगा बनाना। अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ परपेचुअल मोशन ऑफ द, मैंने बताया केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट के द्वारा जो है सेकेंड काइंड जो है PMM2 जो है हम लोग का इम्पॉसिबल है बनाना, ठीक। 36 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ, ठीक। क्लॉसियस सेकेंड लॉ के केस में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, एक तो केल्विन प्लैंक का था, एक क्लॉसियस का था। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट द एक्सटर्नल एड, ठीक। मतलब कोई भी बॉडी में मान लीजिए ये हम लोग का T1 है, ये हम लोग का T2 है, अगर ये कोल्डर है, मान लेते हैं टेम्परेचर इसका 37 डिग्री सेल्सियस है और इसका हम लोग का 50 डिग्री सेल्सियस है, तो एनर्जी जो है 37 डिग्री से 50 डिग्री में कभी भी नहीं जाएगा। जब भी जाएगा तो हम लोग क्या होता है, हाई एनर्जी टू लोअर एनर्जी आता है, ना कि हम लोग का लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी विदाउट एन एक्सटर्नल, जब तक कि कुछ लगाया ना गया हो, कोई भी मशीन, कोई भी हीट इंजन, कोई भी हीट पंप, ठीक। तो ये चीज, तो ये हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, देख लीजिए कौन सा हम लोग का उत्तर जो है ये, इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम अ लोअर, नहीं, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, ये हम लोग का सही है बी नंबर, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट एनर्जी फ्रॉम अ लोअर बॉडी टेम्परेचर टू बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट द एड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। ये हम लोग क्लॉसियस स्टेटमेंट 36 का बी नंबर। 37 नंबर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बताया केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन साइक्लिक प्रोसेस whose sole purpose is to convert heat energy into work। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है
कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एंड हीट इंजन या फिर इंजन कह लीजिए वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस हो जो सोल पर्पस इज टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू वर्क। ठीक, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए ये हम लोग केल्विन प्लैंक है और ये हम लोग का क्लॉसियस है और ये जो है हम लोग का दोनों का मिल करके है, तो हम लोग का डी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तीनों। द हीट फ्लोज फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू हॉटर बॉडी विद द एड, ये तो वही चीज पूछ दिया गया, तो यहाँ क्लॉसियस स्टेटमेंट हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डिफाइन करता है इंट्रोपी, क्या करता है, इंट्रोपी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जीरो लॉ क्या हुआ, फर्स्ट लॉ क्या हुआ, सेकेंड लॉ क्या। सेकेंड लॉ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इंट्रोपी को डिफाइन कर रहा है, और हम लोगों ने फर्स्ट लॉ देखा था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है डील कर रहा था, और हम लोग का जो फर्स्ट जीरो लॉ जो था वो हम लोग का टेम्परेचर से रिलेटेड था, वो चीज ध्यान देना है। 41 इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर विदाउट एन एक्सटर्नल, तो सही है, ये क्लॉसियस स्टेटमेंट है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया बार बार, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया क्लॉसियस स्टेटमेंट का, तो 41 का हम लोग का ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 42 इट इज डैश टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज इम्पॉसिबल, ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। इन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट लॉ में क्या है, हम लोग का जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ही थे, तो हम लोग क्या है ये ट्रू है, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट हम लोग का ये सही होगा। द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हुज इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट, बोल रहा है कि कोई भी सब्सटेंस का जिसका इवेपोरेशन पूरा मतलब लिक्विड स्टेट से अगर कंप्लीट हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैसा को हम लोग कहते हैं परफेक्ट गैस, उसको हम लोग क्या कहते हैं परफेक्ट गैस। द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हुज इवेपोरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज पार्शियल इज नोन एज, ऐसा कुछ नहीं, जो मतलब कंप्लीट रहेगा तो उसको हम लोग परफेक्ट गैस बोलते हैं, लेकिन अगर पार्शियल आधा उधर है तो उसको हम लोग स्टीम नहीं कहते हैं, उसको हम लोग स्टीम नहीं कहते हैं। But the behavior of superheated vapor is similar to that of, तो सुपरहीटेड का जो है हम लोग का बिहेवियर किस तरह रहता है, तो परफेक्ट गैस के रिकॉर्डिंग रहता है। 47 द वेरिएबल विच कंट्रोल द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द गैसेस, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस, इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। वेरिएबल जो कंट्रोल कर रहा है वो तीन हो जाता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। द बिहेवियर ऑफ द परफेक्ट गैस अंडरगोइंग एनी चेंज इन वेरिएबल विच कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टी इज गवर्न्ड बाय, तो ये इन तीनों ने दिया था, जो प्रेशर, टेम्परेचर, जैसे बॉयल्स लॉ बोले थे इसमें हम लोग क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। चार्ल्स लॉ क्या है, तो हम लोग का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। गेल-लुसाक लॉ क्या है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो ये जो बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस है ये तीनों ने दिया था, तो इसलिए यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 49 द एब्सोल्यूट pressure of a given mass of perfect gas varies inversely as its volume when the temperature remains constant, this is known as Boyle's law। अब Boyle's law के केस में मैंने अभी क्या बताया, Boyle's law के केस में हम लोग क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन अब बोला गया है कि परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज वॉल्यूम, जो प्रेशर जो है इनवर्सली होगा किसके, वॉल्यूम का, तो ये Boyle's law है, तो ये हम लोग करेक्ट है। ठीक, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम का, तो हम लोग करेक्ट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस वेरीज, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या ऐसे डायरेक्टली होता है टेम्परेचर का, जहां पर हम लोग का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रहता है, तो ये हम लोग का 50 का जो है हम लोग का ए नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, तो आज के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन तक रखते हैं, नहीं तो फिर क्या जो है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक, बाकी 51 क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं, मैं भी उसको बहुत अच्छी तरीके से बताता रहूँगा, जैसे कि आज बहुत सारे आप लोगों को क्वेश्चन जो है क्लियर हुआ होगा, PMM1, PMM2, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। ठीक, तो ये सब चीज़ें अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है, जो वर्क डन है अलग अलग सिस्टम में, हीट कितना हो रहा है, ठीक, इंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, सभी चीज़ें आएंगे, सभी कार्नोट साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, सभी चीज़ों के बारे में अभी अच्छी तरीके से बताई जाएगी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते 50 क्वेश्चन तक, बाकी आगे आने वाले वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए, तो आज के लिए यहीं रखते हैं, धन्यवाद।